जिस आदमी की कंपनी डूब गई है वो एक F1 टीम चला सकता है? क्या जो आदमी अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकता वो निजी द्वीप यानी प्राइवेट आइलैंड रख सकता है? और क्या जिस आदमी की कंपनियों ने बैंकों से 7,000 करोड़ रुपए लिए हो वो इंग्लैंड में सुखी 500 करोड़ रुपए के रिटायरमेंट का सपना देख सकता है? यही चिंता आज सरकारी बैंकों और कोर्ट को सता रही है। बंगलुरु की कर्ज वापसी कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाने वाले विजय माल्या को 28 मार्च तक डियाजियो से मिलने वाले 515 करोड़ रुपए लेने से मना कर दिया है। करीब 2000 करोड़ के लोन की भरपाई में लगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहती है कि ये 500 और करोड़ उन्हें मिल जाए। दूसरी ओर सारी सरकारी एजेंसियां अचानक जाग गई है। ईडी, सीबीआई, सेबी सब इस बात की जांच में लगे हैं कि विजय माल्या को सरकारी बैंकों ने इतने सारे पैसे लोन पर कैसे दिए और किस बेसिस पर। लेकिन इस बीच ये सवाल तो बना ही है, क्या विजय माल्या कानून के लूपहोल ढूंढकर इस्तेमाल करके एक बार फिर छूट जाएंगे? क्या पैसे वापस मिलेंगे या नहीं? इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ा है एक मेगा पैनल। हमारे साथ है कैप्टन केदार वाघ जो पूर्व किंगफिशर कर्मचारी हैं, JN गुप्ता पूर्व ईडी सेबी के, दीपक नारंग पूर्व ईडी है यूनाइटेड बैंक के, परवेज दमानिया और जितेंद्र भार्गव दोनों जाने माने एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, TP ओसवाल इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ हैं दोनों पार्टियों के संजय झा कांग्रेस पार्टी से और गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी की तरफ से। स्वागत है आप सबका और शुक्रिया हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले कैप्टन केदार वाघ, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आज जब सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बड़े बैंक्स कोर्ट में जाकर कह रहे हैं कि हमारे पैसे वापस दीजिए, तब ऐसे दिन पर जो किंगफिशर के कर्मचारी थे उनके मन में क्या थॉट्स चल रही हैं? तमन्ना, मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या हमारे देश के कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो सैलरीज कोई कंपनी अगर ना देती है, हाँ, आपके हमारे देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्या कि अगर कोई एम्प्लॉय उसके एम्प्लॉयज को सैलरी ना दे तो उसको तुरंत सैलरी देने पे मजबूर किया जा सके? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आज अच्छा लगता है जब कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे है, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे है। कांग्रेस के प्रवक्ता जब वो टाइम था जब ये सब हो रहा था तब उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया था। तभी अगर वो कुछ ऐसे कर सकते थे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो सकती थी। पूर्व एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने हमारे साथियों को दिल्ली में कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप जाके कहीं और जॉब सर्च कीजिए। हमारी आज के गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमको हमारा पैसा जल्द से जल्द दिलाया जा सके, ताकि मेरे जैसे ऐसे अनेक एम्प्लॉयज है जो अभी भी इस मुश्किल से गुजर रहे हैं, हमको थोड़ी सी आसानी मिल सकती है। जो हमारा हार्ड अर्न मनी है वो हमको रिकवर करने में थोड़ी सी हमारी मदद हो सकती है, थोड़ा सा आसानी हमको हो सकती है, हमारे परिवार वालों को हो सकती है। तो उसमें अगर हमारे लिए कुछ अगर कर सके तो प्लीज हमारी मदद कीजिए, ये हमारी उनसे एक हार्दिक विनंती है। सबसे पहले मैंने इसलिए बात की क्योंकि आज के समय में जब किंगफिशर और विजय माल्या और सरकारी बैंकों की चर्चा होती है, और जितेंद्र भार्गव जी आपसे मैं इस बात को शुरू करना चाहती हूं, तो लोग उन एम्प्लॉयज को भूल रहे हैं। एक बैंक एक एंटिटी है और मुश्किल में पड़ी है इस बैड डेट की वजह से, लेकिन अभी भी चल रही है। उन एम्प्लॉयज का क्या जिनको 8 महीने 7 महीने के लिए वेतन ही नहीं मिले, उनका तो कोई बैकअप था ही नहीं और उनके बारे में आज कोई नहीं सोच रहा। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि विजय माल्या ने एक तो सैलरी नहीं दी, और जब सैलरी दी जा रही थी तब जो टैक्स निकाला, प्रोविडेंट फंड निकाला, वो भी जमा नहीं कराया, जो कि एक घोर अपराध है और गवर्नमेंट एजेंसीज को पहले रिएक्ट करना चाहिए था। दूसरा, मेरा यह भी मानना है कि एम्प्लॉयज जो सभी में भी स्कैटर्ड हो, उनको इकट्ठा आके कोर्ट में पिटीशन बहुत पहले फाइल करनी चाहिए थी। ये तो अब क्योंकि स्टेट बैंक ने इनिशिएटिव लिया, बैंक्स ने अपने पैसे निकालने के लिए, तो सब जागरूकता आ रही है पब्लिक के अंदर में। एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के थ्रू, गवर्नमेंट एजेंसी जो सर्विस टैक्स है वो जमा नहीं कराया है, उसके आधार पर चले और जैसे कि कड़ा से कड़ा एक्शन हो। अगर ये अपने आप को अटैच कर लेंगे बैंक के पिटीशन के साथ में, जो बैंक का केस है, तो इनका केस वीक हो जाएगा।
इनको इंडिपेंडेंटली परस्यू करना चाहिए। और देश में बहुत सारे ऐसे लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो कि अपनी सर्विसेज फ्री में ऑफर करते हैं एम्प्लॉयज को। तो इनको कुछ ऐसे लॉयर से कांटेक्ट करें और कहें कि भाई देखिए हमारा पैसा नहीं मिला है, ये चीजें हैं, ये अपराध किए गए हैं, लेट एक्शन बी टेकन अगेंस्ट विजय माल्या। अभी लेट्स बी फ्रैंक, यहाँ पर बड़े बड़े बैंक अभी तक समझ में नहीं पाए हैं कि वो पैसे कैसे निकाले अपने। दीपक नारंग जी, आज हम देख रहे हैं कि हर बैंक आकर कह रहा है कि वो 500 करोड़ में मेरा हक हो, बाकी तो बैंकों को कुछ मिला नहीं। ये सवाल उठ रहा है कि क्या विजय माल्या ने इतनी चतुराई से, इतनी चालाकी से ये सारे लोन लिए कि आज बैंक अपने खाली हाथ देखे सोच रहे हैं कि कहां से शुरुआत करें। बैंगलोर हाईकोर्ट में जहां पे वाइंडिंग अप पिटिशन फाइल हुई है, वहां पे हमने एक ह्यूमैनिटेरियन प्ली अपील किया था। जी दीपक नारंग जी, आपसे सवाल है। देखिए, फाइंडिंग अ पिटीशन बैंक्स ने डिले किया, ये एक्शन तमन्ना हमने बैंगलोर हाईकोर्ट में जहां पे वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग चल रही है, बैंगलोर हाईकोर्ट में हमने यूबीआई यूनाइटेड बैंक की तरफ से वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल किया था आज से 2 साल पहले, तो एम्प्लॉयज को भी वो करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जो पैसा बैंक्स ने दिया वो आफ्टर ऑल गया कहां, ये किसी न किसी बैंक के थ्रू तो वो रूट हुआ ही है। अगर मिसयूटिलाइज हुआ है, विलफुली डिफॉल्ट किया है, तो कोई ना कोई बैंक आउटसाइड कंसोर्टियम है और मुझको मालूम है कि बैंक आउटसाइड कंसोर्टियम थे जिनके थ्रू ये पैसा जमा है डाइवर्ट किया गया, रिलीज किया जाए ताकि एम्प्लॉयज का सैलरी दिया जा सके। उसी पिटीशन को आपके बैंक के काउंसिल ने अपोज किया था। एक मिनट, ये कैप्टन केदार एक इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं कि अब तक 2 पैनलिस्ट ने कहा है कि क्यों एम्प्लॉयज ने इसके बारे में कुछ किया नहीं। जी कैप्टन केदार, आप शुरू से बताइए कि आप लोग ने कौन से कोर्ट में क्या पिटीशन दी थी। तमन्ना, हमने बैंगलोर में जहां पे वाइंडिंग अप पिटीशन चल रहे हैं वहां पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक ह्यूमैनिटेरियन प्ली फाइल की थी कि जो जहां पे पैसा जमा है बैंगलोर हाईकोर्ट के तरफ, वहां से थोड़ा सा पैसा हमारे सैलरीज के तरफ, ताकि एम्प्लॉयज को एक या 2 महीने की सैलरी रिलीज की जा सके। उस पिटीशन को बैंक्स के काउंसिल के सहित बाकी सभी काउंसिल्स ने अपोज किया था। ओके, कैप्टन केदार के ऑडियो में थोड़ा डिले है इसलिए वो देर से जवाब दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परवेज जमानी, आप कहना चाह रहे हैं क्योंकि मैं इससे क्या हमें दिख रहा है, द लिटिल गाय टेक्स द हिट। एम्प्लॉइज का क्या प्रॉब्लम है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो बिकॉज माल्या नेवर क्लोज डाउन द एयरलाइन। आज भी आप मानेंगे नहीं, आई एम श्योर कैप्टन वाघ विल एग्री विथ मी, पीपल आर स्टिल ऑन द रोड्स। ऑफिशियली माल्या नेवर टोल्ड द एम्प्लॉयज कि एयरलाइन बंद हो गया। अभी आई एम सॉरी, आई कैन नॉट सस्टेन इट। एम्प्लॉयज को एक ही स्टोरी देते गए कि चालू होगा, तो बेचारे एम्प्लॉयज का समझे नहीं ऑफिस आए या नहीं है। कितने लोग आते ही गए ऑफिस, क्योंकि उनको लगा शायद चालू होगा तो हमको सैलरी मिलेगा। कितने लोग छोड़ के चले गए। सो देयर वाज नेवर एनी क्लैरिटी। माल्या ने जब एयरलाइन का लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो उसने एम्प्लॉयज को बोलना चाहिए था, आई एम सॉरी, आई कांट रन इट फर्दर, आई एम वाइंडिंग अप। ये 3 महीने की सैलरी मोटो लीव विदाउट पे पे मार्च 2014 से डाला गया है, बट इट वाज नेवर एम्प्लॉयज को कभी राइट पिक्चर मिला ही नहीं। सितंबर 2012 में एयरलाइन ने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए। जैसे ये सज्जन कह रहे हैं कि वो 2014 तक रोल्स पे थे, उसके बाद में सुओ मोटो लीव पे भेजा गया। तो इसका मतलब है 1.5-2 साल के अंदर विजय माल्या ने इतना भी नहीं जरूरी समझा कि मेरे को एयरलाइन के ऊपर मैं एक डिसीजन लूं कि मैं और नहीं चलेगी। एम्प्लॉयज लोग हैं, जैसे कि मैं कहूं कि ये जो हमारा मीटर चल रहा है सैलरी का, वो इस महीने में खत्म हो जाए। दिस इज ग्रॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ किंगफिशर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग विजय माल्या। नहीं, क्योंकि आज ये सब पॉइंट्स इसलिए क्यों जरूरी हो जाते हैं और इस पर JN गुप्ता जी के पास भी आते हैं और TP ओसवाल साहब के पास भी। TP ओसवाल जी, आज विजय माल्या कहते हैं कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है। यस्टरडेज मीडिया स्टेटमेंट। जी कैप्टन केदार, मैं आपके पास आती हूँ। विजय माल्या कहते हैं कि मुझे विक्टिम बनाया गया है, मीडिया मेरे पीछे हाथ धोके पड़ी हुई है, बड़े डिफॉल्टर सिर्फ मेरे पीछे है, मैं पोस्टर बॉय बन गया हूं और मेरी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है इस 7,000 करोड़ के लोन में।
ये कहकर वो कैसे निकल सकते हैं? टीपी ओसवाल जी। देखिए, पूरे डिस्कशन में हम लोगों का एक ही फोकस है विजय माल्या, बट उसके डिस्कशन में अपने को एक और पहलू जोड़ना चाहिए विजय माल्या के साथ साथ उसकी कंपनियां। कल के उनके स्टेटमेंट में भी एक शब्द नहीं एम्प्लॉइज के बारे में का है। ये कंपनियां सब प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने ये डेट लिया था, और यदि ये डेट लिया है तो उसमें यदि विजय माल्या का गारंटी दिया हुआ है तो वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन वो गारंटी नहीं हो तो कंपनी के डेट के लिए कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो प्रॉब्लम ये है कि यदि इसका सस्पेंड हो गया लाइसेंस या इसका ऑपरेशन बंद हो गया तो एम्प्लॉइज को उसी समय क्लू ले लेना चाहिए था, जैसे क्लू ले लेना चाहिए था। एक्चुअली स्पीकिंग, बैंक के जो लोन सैंक्शन किए इसको इतना बड़ा, हाँ, क्लू डेफिनेटली लेना चाहिए था। अब आ रही है नहीं, बैंकों ने इतना बड़ा लोन सैंक्शन किया इस कंपनी को जी, वहीं कुछ घोटाला है, और वहां तक पहुंचना जरूरी है किन लोगों ने इसको लोन सैंक्शन किया था। नहीं, उस पर तो पहुंच ही जाएंगे, वो तो है ही इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। लेकिन जयंत गुप्ता जी, जैसे अब कैप्टन वाघ भी कह रहे हैं कि माल्या के स्टेटमेंट में एम्प्लॉइज का एक मेंशन भी नहीं है, और वो जैसे कि इनविजिबल हो गए हैं इस पूरे केस में। आज सबकी बात हो रही है, बस उन्हीं की बात नहीं हो रही है। दूसरी तरफ बैंक सब लड़ाई कर रहे हैं 500 करोड़ रुपए की, जो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, ऑलमोस्ट जैसे ना भागते भूत की लंगोटी से ही। जयंत गुप्ता जी। देखिए, मैं जो कैप्टन वाघ हैं उनसे पूरी सहानुभूति रखता हूं, और ये बोलना चाहता हूं कि हमारे देश में, मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि हमारे देश में लॉ अलग अलग हैं। बड़े लोगों के लिए लॉ अलग है, छोटे लोगों के लिए लॉ अलग है। हम के भी जो आप सोचिए कि जब हम और आप नौकरी पेशा लोग जब थे, अगर हमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो हमारे घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीजों पे कभी भी ध्यान नहीं गया, और हम वेट करते हैं कि एम्प्लॉय अपनी लड़ाई खुद लड़े। हमारे हिसाब से तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एक एम्प्लॉय को छोड़ दिया कि जनरल एक एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे रही है काफी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को, तो स्व मोटेड स्टेट को केस करना चाहिए अगेंस्ट द प्रमोटर और द कंपनी फॉर ऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दैट इज वन। दूसरी बात जो ये बोली जा रही है कि माल्या जी जो विक्टिम है मेरे को ये कर रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। जैसा कि मिस्टर वाघ ने बोला कि एम्प्लॉय के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। अगर एम्प्लॉय के बारे में सोचा होता तो ये आज नौबत नहीं आती। हमेशा अपने की तरफ सोचा, और आज भी अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ यूके में रहना चाहता हूं। तो ये पहले सोचने के पहले उन्होंने देखा कि क्या उन्होंने अपने एम्प्लॉय की कदर करी कि एम्प्लॉय की हालत कैसे हैं। दूसरा, अभी जो एक बताया जा रहा था कि ये बैंकों ने घोटाला किया है, मैं इस बारे में बिल्कुल अपनी असहमति जताता हूं कि जब तक हमको कोई चीज मालूम नहीं होनी चाहिए तो हम बैंकों के घोटाले की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैं भी स्वयं एक बैंकर रहा हुआ हूं, और बैंक में ऐसा नहीं है कि सारे लोग घपले वाले होते हैं। 99% ईमानदार लोग होते हैं, तो उन ईमानदार लोगों की हमें कदर करनी चाहिए। जरूर होगा, मैं बोल रहा हूँ पूरा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और एक भी आदमी बेईमान हो तो उसको पकड़ना चाहिए। कुछ चीजें जो समझ में नहीं आती है बैंकों के बारे में कि किस आधार पर उन्होंने इतने बड़े बड़े लोन्स दिए, और इसलिए शायद आज जांच चल रही है, ईडी जांच कर रहा है, सीबीआई जांच कर रहा है, और उसमें अब संजय झा और गोपाल कृष्ण अग्रवाल को मैं जोड़ना चाहती हूँ कि संजय झा किस प्रेशर के तहत सरकारी बैंकों ने ऐसे लोन दिए, जैसे एसबीआई फॉर एग्जांपल। आप देखिए कि क्या कोलैटरल थी, फ्लाई किंगफिशर, फ्लाइंग मॉडल्स, फ्लाई द गुड टाइम्स, फन लाइनर वगैरह वगैरह, जो ब्रांड थी किंगफिशर की, 4000 करोड़ रुपए इन्होंने इसको पेग किए। आज इसकी वैल्यू है 6 करोड़ रुपए। अब वो जाकर ढूंढ रहे हैं कि जो 500 करोड़ रुपए माल्या का पेंशन फंड, रिटायरमेंट फंड, गोल्डन हैंडशेक जो भी कहे उसमें से कुछ मिल जाए। तो क्या दबाव था बैंकों पर कि ऐसे ऐसे वो लोन दे रहे थे? देखिए तमन्ना जी, ये आरोप लगाना बहुत ही आसान है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जब इतने बड़े लोन्स दिए जाते हैं, चाहे लोन्स हो, एडवांसेस हो, एलसीज के लिए हो, गारंटीज के लिए हो,
तो उन सब में एक कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स काम करते हैं, मतलब कि एक नहीं अनेक बैंक उसमें एक तरीके से समूह तरीके से एक कलेक्टिव निर्णय लेती है कि इस बैंक को कितना एक्सपोजर लिया जाएगा और कौन बैंक कितना एक्सपोजर लेगा। कोई लीड बैंक होता है और बाकी अकम्पनिंग बैंक्स होते हैं। तो ये कहना, ये आरोप लगाना कि सब बैंक पर दबाव था, ये मैं इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जैसे किसी ने आपके पहले भी कहा था कि हो सकता है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है कि किसी पे दबाव हो, परंतु ये इसको जनरलाइज करना वो मैं नहीं, जनरलाइज की बात नहीं, लेकिन इस देखिए बड़ी बात ये है, फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ इंडिया ने जो 308 करोड़ रुपए दिए उसका कोलैटरल देखिए क्या था। एयर कंडीशनर, ट्रैक्टर, फोल्डिंग चेयर, साथ में ही ऑफिस स्टेशनरी, बोर्डिंग पास, प्रिंटर, ऐसी सारी चीजों के तहत पर 308 करोड़ रुपए लोन दिया गया था। आज वो समझ रहे कि कहाँ रद्दी में क्या बेचे। जी जितेंद्र भार्गव जी, समझ नहीं आ रहा है। तमन्ना जी मुझे जवाब डिनाई करना चाहते हैं कि बैंक वालों ने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस किया है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करना चाहिए कि देखिए कुछ ना कुछ धांधलेबाजी, गड़बड़, प्रेशर जरूर हुआ है। ऐसा उदाहरण शायद कम ही मिलेगा जब आप कहेंगे 17 बैंक्स हैं और 17 के 17 बैंक गलत कर रहे हैं, तो कोई ना कोई दबाव तो कहीं से आया है। अब आप कैसे कहें कि कोलेट्रल जो होते हैं, अब आप रिकवर पैसा कर नहीं पा रहे, ये तो आप खाली 4 ब्रांड नेम बोली आपने जी। इन्होंने एक बड़े प्राइस के अंदर में लोन्स को इक्विटी में कन्वर्ट किया, जबकि आप देख रहे हैं कि किंगफिशर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर लॉसेस कर रहा है और उनका कोई बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं है, जबकि आपको एक रे ऑफ होप नजर आए कि ये कभी प्रॉफिटेबल बनेगा। ओके, और एक बात बोलता हूं कि हम लोग खाली बैंक लोन का बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ऑयल में पैसा फंसा है, इंडियन ऑयल, ऑल दी ऑयल कंपनीज स्टक अ लॉट ऑफ मनी, एयरपोर्ट अथॉरिटी का पैसा चुका है, लीजिंग कंपनीज, क्रेडिटर्स, बाकी उनके पैसे का कौड़ी है 7,500 करोड़। अब 2012 का बात कर रहे हैं, आज होके कितना हो गया? नहीं, ओके संजय झा, जो बेसिक सवाल है कि ऐसा अब लग रहा है प्राइमा फेसी और इसकी जांच होगी, और जी गोपाल कृष्ण अग्रवाल आपके पास भी आऊंगी, लेकिन संजय झा को अपना पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए कि बहुत सारी गुडविल थी विजय माल्या के लिए, कहां से थी या तय नहीं है। तमन्ना, किंगफिशर एयरलाइंस ने किसी को पैसा ही नहीं दिया है तो एयरलाइन लॉस में गई कैसे? ऑपरेशनल लॉसेस थे, ऑपरेशनल लॉस कि देखिए यहाँ मैं 2 चीज कहना चाहूंगा कि बैंक्स पर भी ये जिम्मेदारी बनती है, जो बैंक्स अभी अपने पैसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इनके एसेट्स बेच करके उनको कुछ रिकवरी मिलेगी। लेकिन जहां तक एम्प्लॉइज की बात है, आपके पैनल में एक एम्प्लॉई है, एक मिनट, अब जो भी उनके पास एसेट हो, लेकिन जो अभी आपके जो एम्प्लॉइज हैं जिनको प्रोविडेंट फंड, सैलरी एरियर्स नहीं मिला है, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, और ये बैंक्स की भी जिम्मेदारी है। बैंक ये नहीं कह सकते कि हमने इतना लोन दिया था, हमको पूरा रिकवरी होना चाहिए। रिकवरी विल हैव टू बी नेट, रिकवरी विल हैव टू बी नेट ऑफ एम्प्लॉई लायबिलिटी। मिनिस्टर थे, उनको साफ कहा कि कुछ नहीं हो सकता है, या आरोप कैप्टन केदार वाघ ने खुद लगाया है। कैप्टन केदार वाघ, आप बताइए। संजय जी, जब ये सब हो रहा था 2011, 2012, 2013, ये आपकी गवर्नमेंट थी, यूपीए 2014 मई तक आपके गवर्नमेंट ने हमको कुछ नहीं किया। आज जो आप बोल रहे हो कि ये प्रोविडेंट फंड को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, एम्प्लॉयज के सैलरी को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, आपके गवर्नमेंट ने तब क्यों नहीं किया? आप अगर वो करते तो आज आपका देश में ये हालत ना होता जो हुआ है। देखिए, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मैं आपको इतना बताऊंगा कि ये बैंक्स की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि बैंक्स ने पैसे लेंड किए हैं। 2014, 2015 और अब 2016 की शुरुआत। संजय झा, कम टू वन से 2014, 2015 और फिर 2016 की शुरुआत, अब जाकर ईडी, सीबीआई और सेबी जागी है, क्योंकि एनपीए की इतनी खराब हालत की है और वो सामने आ गई कि हर बैंक के इतने खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं, लॉसेस आ रहे हैं, एनपीएज आ रहे हैं, और इसलिए शायद आप लोग जागे हैं कि किंगफिशर केस में कुछ ना कुछ करना है, लेकिन थोड़ी देर हो गई है। देखिए, सबसे पहली बात मैं एक आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि आपने कहा कि अभी सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जागी है। वो जागी नहीं है, उन्हें जगाया गया है। एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने, हमारी सरकार ने इन सबको जगाया है। सबसे पहली बात, अगर एनपीए को आप जानते हैं, समझते हैं, सारे पैनलिस्ट को मैंने सुना है, 6 लाख करोड़ का हो गया है। देखिए संजय जी, आप संजय जी मुझे बोलने दीजिए। संजय जी, आप 6 लाख करोड़ हो गया है। आप संजय जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, संजय जी आप नहीं, अच्छा, जगाने में आपको 2 साल क्यों लगे हैं, बस ये बता दें।
मैं बता देता हूं। एनपीए को, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बता देता हूं आपको। एनपीए को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जरूरी होती है कि बैंक आइडेंटिफाई करें कि हमारी बैलेंस शीट में कौन से एनपीए हैं। उन एनपीए को जब आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसको फिर क्लासिफाई करेंगे कि इसमें विलफुल डिफॉल्टर कौन से हैं, कौन से नहीं है। जो विलफुल डिफॉल्टर है उनके ऊपर स्ट्रांग एक्शन, लीगल एक्शन वेरियस एजेंसी से लेना चाहिए। सीबीआई ने पिछले साल क्या कहा कि स्टेट बैंक को पहले ये केस फाइल करना चाहिए था। सीबीआई तो गवर्नमेंट ने, पिछली सरकार ने बिल्कुल एक्शन नहीं लिया। हमारी सरकार ने इसको एनपीए के प्रॉब्लम को समझा, इसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए स्टेप्स उठाए। और विलफुल डिफॉल्टर और फ्रॉड नहीं, तमन्ना जी, विलफुल डिफॉल्टर और जेन्युइन प्रॉब्लम्स, इनको अगर यहाँ पर विजय माल्या जी ने तो यूपीए की निंदा की है। ये क्या राजनीति कर रहे हैं? आपसे मैंने बात नहीं करी। अरे विजय माल्या ने तो हमारे सरकार की समीक्षा की है। ना बोलिए। उनको जिताने में, राज्यसभा में जिताने में आपका हाथ था, बीजेपी का हाथ था। नहीं, जे.एन. गुप्ता जी, जे.एन. गुप्ता जी, ये तो मानना होगा कि जो भी सरकार पूरी, एक समय पर लग रहा था कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी क्यों उदार है विजय माल्या को लेकर। समझ में आ रहा है कि लॉसेस हो रही है कंपनी की। जी, लॉसेस हो रही है कंपनी के लिए। गुप्ता जी, एक सवाल ये बता, पहले सुना है, कमेंट बोलना चाहूंगा। जी, जे.एन. गुप्ता जी की बात सुन लीजिए। इतनी देर सुना है। ओके, नहीं, मैंने इतनी देर सुना है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये गलत बात है। आप मेरी बात, मैंने कितनी देर सुना है सबको। सब बात है एनपीए के ऊपर फोकस्ड अप्रोच अभी हमारी सरकार ने किया है, और एनपीए के बारे में रोने से फायदा नहीं है, उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। ये एनपीए आज का प्रॉब्लम नहीं है, कितने दिनों से हुआ है। आप जे.एन. गुप्ता का आप एक कमेंट सुन लीजिए। आपका पॉइंट क्लियरली आ गया है। जे.एन. गुप्ता का कमेंट सुन लीजिए। सर्विस टैक्स ने भी नोटिस, तमन्ना जी ने भी अरे गोपाल जी, अरे एनपीएस बढ़ रहा है, इसीलिए आपके आरबीआई के इंटरेस्ट रेट कट करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है। समझते हैं? जे.एन. गुप्ता जी की बात सुन लीजिए प्लीज। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपको बहुत सवालों के जवाब देने हैं, आपको पूरा टाइम मिलेगा, लेकिन आप सवाल तो सुन लीजिए, पैनलिस्ट के कमेंट तो सुन लीजिए। जी, जे.एन. गुप्ता जी। और संजय जी को बोलिए, मेरे बीच में ना बोले। हेलो, मेरे दो सवाल हैं। एक है कांग्रेस के प्रवक्ता से और एक बीजेपी के प्रवक्ता से है। ओके। कांग्रेस के प्रवक्ता से यह सवाल है कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब माल्या जी को उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी में मेंबर बनाया था। एक वो एविएशन कमेटी के मेंबर थे, दूसरी बार वो फर्टिलाइजर कमेटी के मेंबर थे। दोनों बार उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, और मोदी सरकार में जब उनको विलफुल डिफॉल्टर भी डिक्लेयर कर दिया था बैंक ने, तो उनको कॉमर्स कमेटी का मेंबर बनाया हुआ है। तो ये, इसका जवाब वो कहां से देंगे? कौन शुरू करना चाहेगा, संजय झा आप या गोपाल कृष्ण अग्रवाल? अरे गोपाल जी वर्तमान है, उनको जवाब देने दीजिए, मैं उसके बाद जवाब दे देता हूं। लवली। ओके, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, द फ्लोर इज योर्स। क्यों कॉमर्स कमेटी के मेंबर बना रखा है विजय माल्या को? देखिए, जब किसी आदमी को आइडेंटिफाई करना है, आप जब तक उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते, आप किसी को इस तरह बिजनेस डीलिंग में नहीं कर सकते। इसलिए हमने प्रोसेस शुरू करी, सीबीआई ने इंक्वायरी बिठाई। आप देखिए, आप कह रहे हैं आप जाग चुके हैं, विलफुल डिफॉल्टर आपने उनको करार करा दिया। और केवल जाग नहीं चुके, नहीं, पिछले साल से पूरा और फोकस्ड अप्रोच किए। आप इसको अप्रिशिएट करिए कि पहली बार ज्ञान संगम में हमारी सरकार इस प्रॉब्लम की डेप्थ तक जाकर इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ी है। लेकिन आप जे.एन. गुप्ता का जो सवाल है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, कि अगर आप जाग गए तो उनको कॉमर्स कमेटी में क्यों रखा है? बिल्कुल, आज ये जो एक्शन हुआ है, आज डिपार्टमेंट ऑफ तमन्ना, मेरी एक गुजारिश है बीजेपी के प्रवक्ता से, एक्शन लिया है, ये क्यों लिया है? तमन्ना, मेरी एक गुजारिश है बीजेपी के प्रवक्ता से। जी बोले। क्या आज की गवर्नमेंट कोई प्रिविलेज मोशन ला सकती है, पहले विजय माल्या को राज्यसभा से बर्खास्त करने के लिए, और दूसरा, क्या आज की गवर्नमेंट हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, हमारा सैलरीज दिलवा सकती है? जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। देखिए, प्रिविलेज, सारे किंगफिशर के एम्प्लॉयज उनको दुआ देंगे आज अगर उनकी वो सैलरी दिलवा पाए। बैंक्स रुक सकते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनका घर उनके ऊपर नहीं चलता, हमारा घर उन सैलरी के ऊपर चलता है। ओके,
मिस्टर अग्रवाल जी, हमारी पूरी हमारी पूरी भावनाएं इनके साथ है। हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। जहां तक प्रिविलेज मोशन की लाने की बात है, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन ऐसे नहीं लाया जा सकता। उसकी एक प्रोसीजर है, पहले आप उनको डिफॉल्टर घोषित करें, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें। अक्टूबर 2015 से डिफॉल्टर घोषित हुए हैं। प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, संजय झा आपकी बारी। संजय झा आपकी बारी। 2 पार्लियामेंट्री कमेटी में मेंबर बनाया था विजय माल्या को यूपीए सरकार के दौरान। हम समझने की कोशिश करें और इसलिए हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता को इन्वाइट किया आज के शो में, ये समझने के लिए कि इतनी उदारता, इतना प्रेम क्यों और कहां से पनपता है डॉक्टर विजय माल्या के लिए। जी संजय झा। देखिए, ये प्रेम बिल्कुल गलत बात है। वो प्रेम रतन धन भाइयों के बारे में शायद वही बता पाएंगे गोपाल जी। हम इतना ही कहेंगे कि देखिए, जहां तक विजय माल्या का सवाल है, जब भी उनको कोई कमेटी में ली गई, मुझे पूरे डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब भी कोई कमेटी में आता है तो एक पार्टी अपने आप से वो निर्णय नहीं करता है। आप ये भी जानते हैं कि हमारे पास उस समय पूर्ण बहुमत नहीं था, तो हर तरीके से कहीं एक्सपर्टीज हो और अलग अलग पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। वो एज एन इंडिपेंडेंट उनकी विशेषता है तो उनको लिया गया बिजनेसमैन है, उनको लिया गया हो। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा। देखिए, ये बहुत ही अहम बात है कि यहाँ पर जब आप देख रहे हैं विजय माल्या का केस, इस बात को मत नकारिए और नजरअंदाज कीजिए कि बैंक, एक मिनट, मैं बैंकर रहा हूँ, बैंक टेक रिस्क। एक मिनट, बैंक्स जब लेंड करते हैं, चाहे वो एयरलाइन हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक, यहाँ 3 पैनलिस्ट हैं जो बैंक कर रहे हैं। बैंक की जिम्मेदारी है। आज आपके बैंक गुप्ता तीनों बैंकिंग सिस्टम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है और उन्हें समझाना होगा कि क्या लॉजिक था इन रिस्क में, और जब रिस्क देखो क्या है, दुनिया में एविएशन सेक्टर को टफ सेक्टर माना जाता है क्योंकि इसके अंदर वेफर थिन प्रॉफिटेबिलिटी होती है, मार्जिन इज वेरी लो। जब किंगफिशर का अपने सब जानते हैं कि वो एक फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट बनाया था, उन्होंने अच्छी एयरलाइन बनाई थी, कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन उनका कॉस्ट कंट्रोल नहीं था उसके ऊपर में, तो स्वाभाविक है कि वो लॉस में जाएंगे। उनका ये कहना है अपनी स्टेटमेंट में कि हमारा बिजनेस मॉडल एसबीआई कैप्स ने अप्रूव किया था। तो क्वेश्चन इज कि आपने एयर डेक्कन को एक्वायर किया, किसके कहने पे किया? फिर आप एयर इंडिया से कंपेयर करते हैं। अब भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटर ऑफ एयर इंडिया। जैसे विजय माल्या किंगफिशर के प्रमोटर थे, जो प्रमोटरों को मदद करनी पड़ती है, इक्विटी डालनी पड़ती है, कंपनी चलाने संचालन का जिम्मेदारी उनकी है। तो उन्होंने जितनी भी चीजें कही अपनी स्टेटमेंट के अंदर में कि मैं एब्सकॉन्डर नहीं हूं, किसने कहा कि वो एब्सकॉन्डर हैं? लेकिन शंका जाहिर की जा रही है कि वो एब्सकॉन्ड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम 1244 करोड़ इनके प्लेज शेयर्स सरकार ने ले लिए हैं। क्वेश्चन इज, उसने दिए तो नहीं ना, ये तो ले लिए हैं उन्होंने। हम चाह ये रहे हैं कि विजय माल्या अप फ्रंट आए, कहें कि मैंने 7000 करोड़ का लोन लिया हुआ है, मेरा बिजनेस फेल हो गया है, मेरी दूसरी कंपनीज हैं जिसमें मेरा इक्विटी स्टेक है, मैं बड़ा इंक्लाइंड हूं कि मैं पेमेंट दूं। लेकिन इन्होंने बिल्कुल ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं कही है। इसीलिए मेरी ख्याल एक मानना है कि थोड़ा विजय माल्या जी इनवर्डली देखें कि वो कहां गलत गए हैं और मीडिया को ब्लेम ना करें कि क्यों पब्लिक में उनका ऐसा परसेप्शन है कि वो देश को, बैंकों को ठग रहे हैं। पब्लिक में ऐसा परसेप्शन शायद इसलिए है क्योंकि विजय माल्या के यूके में रिटायरमेंट प्लान्स की खबर किसने दी थी? खुद विजय माल्या ने एक प्रेस स्टेटमेंट में ये प्लान्स दी थी। 515 करोड़ रुपए के पे आउट के बारे में भी उन्होंने खुद बताया। छोटे से ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कि किस कॉन्फिडेंस से विजय माल्या ये पार्टी मनाते हैं, गुड लाइफ जीते हैं और अपने रिटायरमेंट प्लान की बात करते हैं, जब इतने लोग नाराज हैं, इतने लोग लूटे हुए हैं। इस सब पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। क्या विजय माल्या का चेकमेट आखिर हुआ है या अभी भी कोई चाल बाकी है? इस पर हम खास चर्चा कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज के आवाज अड्डा पर। टीपी ओसवाल जी, 515 करोड़ रुपए के लिए अब एसबीआई ने गुहार लगाई है डीआरटी में। डीआरटी ने कहा है कि हम इस पर सोचेंगे, लेकिन फिलहाल 28 मार्च तक ये 515 करोड़ को विजय माल्या हाथ नहीं लगा सकते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि रिकवरी के क्या चांसेस हैं? रिकवरी मुझे नहीं लगता कुछ इसका कोई चांसेस है। यदि विजय माल्या अपने टर्म्स चेंज कर डाले और डीआरजीओ के साथ,
कि ये पेमेंट मुझे आउट ऑफ इंडिया मिले, तो क्या करोगे आप रिकवरी करते रहो। वो विजय माल्या जी अभी इंडिया में है या विदेश में है, वो भी देखिए आप। उसका पासपोर्ट जब्त करने की बात कर रहे हो, कहां से करोगे यदि वो विदेश में है तो सवाल ये बहुत बड़े पेचीदे सवाल है कि यदि ये इसकी पर्सनल इनकम है और कंपनी का लोन डेट आउटस्टैंडिंग है, तो आप पर्सनल इनकम पे कैसे अटैचमेंट लाने की कोशिश करोगे। यदि कोई पर्सनल लायबिलिटी खड़ी होती है, जैसे लायबिलिटी उसने कोई गारंटी दी है, तो बराबर समझ में आता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से हम एक चर्चा कर रहे हैं दो डिफरेंट ट्रांजैक्शन की, एक कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन है और एक इंडिविजुअल प्रमोटर का ट्रांजैक्शन है, और दोनों ट्रांजैक्शन को अलग अलग ढंग से देखना चाहिए। हम दोनों को मिक्स करके देख रहे हैं, हम चर्चा ही कर रहे हैं सिर्फ विजय माल्या की। ये तो कहानी घर घर की है, हर इंडस्ट्रियलिस्ट इस तरह से करता होगा। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी आइडेंटिफाई किया बैंकों में 2 लाख करोड़ आउटस्टैंडिंग डेट से जो एनपीए हो चुका है। हम सिर्फ एक विजय माल्या के ही पीछे पड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को पूछिए कि बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या कर रहे हैं। मतलब फेयरवेल पार्टी देकर विदा कर दें, आप जाइए यूके आपके 500 करोड़ रुपए लेकर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन एयरलाइन व्हेन विच शट डाउन। आप मतलब क्या फिर कैसे कर रहे हैं? हम कहें कि ओके टू बैड कि बैंक ने ऐसी गारंटी नहीं ली आपसे। लीगली क्या बनता है विजय माल्या का? वो यॉट खरीदते रहे, वो प्लेन चलाते रहे, हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। देखिए जैसे ये पैनलिस्ट ने भी कहा था, उन्होंने सही कहा था कि एक कॉर्पोरेट लायबिलिटी होगी, उनकी पर्सनल गारंटीज भी हो सकती हैं, लेकिन यदि विजय माल्या कह रहे हैं उनके पर्सनल गारंटीज नहीं है, मतलब कि सारे लायबिलिटी कंपनी के सर पर है, तो फिर कंपनी को उसकी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, और उनके जो फॉरेन पार्टनर जिन्होंने उनकी शेयर्स को खरीदी है, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा तमन्ना जी, कि यहाँ आप क्रेडिट स्विस का रिपोर्ट शायद आप लोगों को जरूर मिला होगा, जहां पर उनकी हाउस ऑफ डेट रिपोर्ट था, जिसमें अदानी हो, एसआर हो, वेदांता हो, वीडियोकॉन है, लैंडको ग्रुप है, इन सब के यदि आप जोड़िएगा। एक मिनट गोपाल जी 2 मिनट, मैं यही कहना चाहूंगा कि इन सब के 27% ऑफ कॉर्पोरेट लोन आर विद 10 लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम ये पूछना चाहेंगे कि ये 2-2.5 साल होने वाले हैं कि एनडीए सरकार ने किया क्या है कि इस डेट को रोकने का, क्योंकि यदि पब्लिक सेक्टर बैंक पूछ रहे हैं क्योंकि ये फ्री राइड ये पार्टी चली रही थी। अब आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप अभी आए, आपने पार्टी अभी तक रोकी क्यों नहीं है? ये जो संजय ने पूछा, संजय झा जी ने, कि आपने क्या किया रिकवरी के लिए, क्वेश्चन वी आर ओवरलुकिंग है ये दिया किसने उनको पैसा इतना सारे इंडस्ट्रीज को, तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? को कोई नैतिक आधार नहीं है कि वो किसी और को पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। जब उनका वक्त था, जब उनके पास सब प्रावधान थे, तब उन्होंने हम एम्प्लॉइज को चुना भी नहीं। उनकी पार्टी चला रही। जयंत गुप्ता जी एक करके प्लीज। जयंत गुप्ता जी आप मान लीजिए कि किसी कॉर्पोरेट बोरोवर ने बैंक से पैसे लिए हैं और उस समय एक फिस्कल स्टिमुलस था, और यदि उन कंपनीज ने ओवर कैपेसिटी बिल्ड की है, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं की, तो उसका जिम्मेदारी आप किसी सरकार पर नहीं थोप सकते हैं। संजय जी बंद कर लिया। किसी पब्लिक सेक्टर जयंत गुप्ता जी या प्राइवेट सेक्टर में करना दूर क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो पैसा है, एनपीए का पैसा है, आपको ये देखना चाहिए कि ये आप पहले जयंत गुप्ता जी का एक पॉइंट सुन लीजिए, फिर मैं आप ही के पास आ रही हूँ मिस्टर नारंग जी। जयंत गुप्ता जी प्लीज कंप्लीट। नहीं मैं तमन्ना, मेरा ये कहना है कि जो एनपीए है जी, प्लीज गो अहेड। ये इनपे जो एनपीए है, इसमें पैसा किसका है? पैसा हमारा, आपका, आम डिपॉजिटर का है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि इसको इस तरह का मुद्दा ना बनाया जाए कि इस सरकार ने ये किया और सरकार ने ये किया, बल्कि ये है कि इस आज की सरकार को क्या करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, ये नहीं होना चाहिए कि पहले तुम उसके ऊपर एक्शन लो, फिर मेरे ऊपर एक्शन लो, या सारे लोगों के ऊपर एक साथ एक्शन लो। तो ऐसे कभी नहीं हो सकता है। जो भी आदमी के ऊपर एक्शन लेना है, पहले लेना है। दूसरा मेरा ये कहना है कि ये जो कहा जा रहा है, ओसवाल साहब ने बोला कि पर्सनल लायबिलिटी, कारपोरेट लायबिलिटी, मेरा जो विचार है कि जहां तक मेरे को मालूम है, ये पर्सनल गारंटी विजय माल्या ने दी हुई है, पहली बात। अगर मान लीजिए पर्सनल गारंटी नहीं भी है, लेकिन अगर कल को पता लगता है कि कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ है या कहीं पैसा डायवर्जन हुआ है,
तो पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी, चाहे पर्सनल गारंटी उन्होंने दी हो या ना दी हो। तो हमको इस तरह से जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मेरी तो सिर्फ रिक्वेस्ट है कि पूरे देश के नागरिकों का हित ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ना झगड़े कि तुमने क्या किया, मैंने क्या किया है। हमको जरूरत है कि आज जितनी जल्दी से जल्दी, जितनी मुस्तैदी के साथ हम सारा पैसा वसूल कर सकते हैं, वसूल करना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट रिवाइव हो रहे हैं, रिवाइव करना चाहिए। तो पैसा देखिए, ये जो सब लोग बात कर रहे हैं, एयरलाइन को रिवाइव करने की बात तो शायद आज बनती मुद्दा मिस कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए, हर बिजनेस में दो रिस्क होती है, एक होती है बिजनेस रिस्क, नहीं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। तो हर एक के साथ ब्रेक में जाने के पहले चल रही थी, एक तो इंटरेस्टिंग सारी एयरलाइन क्यों नहीं डूबी? एक इंटरेस्टिंग इसमें इस एयरलाइन और दूसरी एयरलाइन में कुछ तो डिफरेंस है, और वही डिफरेंस है कैरेक्टर का। नहीं, एक दो बात है। एक है कि आपने बिजनेस ठीक से नहीं चलाया क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी नहीं थी। दूसरी बात है कि आपने जानबूझकर फेलिंग बिजनेस पर लोन लिए और लोन का इस्तेमाल कहीं और किया। कौन सा है इस केस में, ये जानने की जरूरत है, और अब तक इसकी तहकीकात क्यों नहीं हो पाई है, ये और भी बड़ा सवाल है। इस बीच में बस एक इंटरेस्टिंग फैक्टॉइड ऐसी खबर आई थी बीच में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जासूस लगा दिए थे, डिटेक्टिव, ये पता करने के लिए कि विजय माल्या के नाम पे क्या प्रॉपर्टी है ताकि उसको अटैच कर सके। उनके हाथ कुछ नहीं लगा। यहां तक पता चला कि जिस घर में विजय माल्या रहते हैं वो भी किसी और के नाम पर है और वो केवल टेनेंट है। तो क्या एक मैजिक ट्रिक हुआ है कि ये पैसे गायब हुए हैं और कैसे वापस मिलेंगे, या इस बात को भूल ही जाए? इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपका जवाब सुनेंगे बस एक ब्रेक के बाद। कहां गायब हुए 7,000 करोड़ रुपए, कैसे वापस मिलेंगे पैसे, और क्या विजय माल्या को इसका खामियाजा भरना होगा या नहीं? गोपाल कृष्ण अग्रवाल, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने में तो अच्छा लगता है कि हमने जगाया पूरे सिस्टम को, हम इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन आज विजय माल्या के लॉयर बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 515 करोड़ पर्सनल कैपेसिटी में दिए गए हैं, कोई पर्सनल डेट है नहीं विजय माल्या का। तो आप क्या करेंगे इस बारे में? हाँ, अब मैंने काफी देर सुना, थोड़ा सा आप शांति से मेरी बात सुन लीजिएगा जी। एक तो जो सबरवाल जी ने कहा कि ये जो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। सरकार के पास पावर होते हैं। अगर इंडिविजुअल कोई डिफ्रॉड करता है, कंपनी से मनी साइफन ऑफ करते हैं, तो उसमें यह उस कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर सकती है गवर्नमेंट। NSCL के मामले में लिफ्ट की है और भी ये पावर है। तो अगर ये, इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्रिमिनल इंटेंट प्रमोटर का प्रूव होना चाहिए, और अगर वो होता है तो जैसे ईडी की इंक्वायरी से, सीबीआई की इंक्वायरी से और कोर्ट के केसेस से अगर ये प्रूव होता है कि विजय माल्या ने डिफ्रॉड करने के लिए कोशिश की है, तो वो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके उनके पर्सनल एसेट्स और पर्सनल उनके रिकवरी की जा सकती है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण इस सारे इश्यू में हमें समझना चाहिए कि अगर हम इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें देखना था कि यह कोलेटरल अगर दी होती, प्रॉपर कोलेटरल बैंकों ने ली होती, तो आज ये समस्या नहीं आती। कोलेटरल लोन देते वक्त कोलेटरल अगर प्रॉपर होती, जैसे आपने भी बताया कि कोलेटरल प्रॉपर नहीं थे, ब्रांड और ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स के अगेंस्ट लोन दिया था, तो यह बैंकों को ध्यान ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए थी। और अगर बैंकों ने ड्यू डिलिजेंस नहीं की थी तो उस समय की सरकार ने जागरूक रहना चाहिए था। नहीं, यही तो मेरा सवाल है, यही तो मेरा सवाल है। एक मिनट, अब ये मेरा सवाल है। अच्छा, चलिए आपकी एक मिनट संजय झा, मैं आपके पास आ रही हूँ। आरोप नहीं लगा सकते। नहीं संजय झा, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए इसमें ये पॉइंट है। लेट्स कम बैक टू द फैक्ट्स। ये पॉइंट है मेरा एक सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता से। तमन्ना, मेरा एक सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता से, क्या आज की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कॉर्पोरेट वेल उठा के ये प्रावधान इस्तेमाल करके हमारी सैलरी दिलवा पाएगा? अरे वो तो आपका प्रोविडेंट फंड पर भी टैक्स लगा देंगे। कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को मिलेगा कि नहीं, यह तो कानूनी प्रक्रिया बताएगी, लेकिन कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके पैसा रिकवरी हो सकती है। नहीं, लेकिन आप हिचक क्यों रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जब आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि इस सरकार के पास पावर है, वो करेगी, वो एनपीएस के पीछे जो बिल्कुल डिफॉल्टर्स हैं उनको एक्सपोज करेगी, सरकार तो आपको कैप्टन बाप को आश्वासन देने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सबसे पहला हक नहीं बोल पा रहे हैं रिकवरी के ऊपर होता है, पावर थे, तो वो क्या हमको मिलेगा? आज के 25 साल बाद हमको वो पैसा मिलके जब उसका रिजल्ट आएगा कोई फायदा नहीं होगा।
हमको उस पैसे की जरूरत आज है। आज कैसे आज की गवर्नमेंट हमको हमारा पैसा दिला पाएगी, उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। NACL के मामले में सरकार ने एक्शन लिया है। ओके, कानून में लिस्टेड होता है कि अगर पैसा रिकवर होता है तो किस ऑर्डर। एक मिनट संजय झा, एक मिनट तमन्ना जी 1 मिनट, मेरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो बैंकरप्सी एक्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस सॉल्यूशन के लिए। अब मैं कांग्रेस कि हमको पार्लियामेंट में काम नहीं करने देते हैं वगैरह वगैरह, विनती करता हूँ हमारे माननीय मेरा सवाल है, उदाहरण देना चाहूंगा वो प्रावधान जितेंद्र भार्गव, मेरा सवाल ये है कि अगर देखिए सीबीआई की जांच इस वक्त हो रही है IDBI पर कि एक मेंबर के मना करने के बावजूद क्यों 900-700 करोड़ रुपए का लोन दिया। जो सेबी की जांच हो रही है वो DIO के बिल पर सीबीआई ने डायरेक्ट किया है। एग्जैक्टली माय पॉइंट इज, अगर ये प्रूव हो जाए कि गलत तरीके से बैंकों ने लोन लिया, तब भी उसकी गाज विजय माल्या पर कैसे गिरती है? देखिए, जैसे कि पहले कहा गया है कि बैंक की साइड से भी डिफॉल्ट हुआ है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन, आपने IDBI को उदाहरण दिया। अगर आप 17 के 17 बैंक में जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं मिली भगत है, कहीं ना कहीं पैसे दिए गए हैं जबकि नहीं देने चाहिए थे। जब आपको 2009-10 तक पता लग गया कि ये लोन रीपेमेंट डिफॉल्ट हो रहा है, क्या जरूरत थी 2010-2011 में और लोन देने की या लोन्स को इक्विटी में कन्वर्ट करने की? दूसरी चीज जो किंगफिशर के एम्प्लॉई हम बोल रहे हैं कि हमारे को पैसा मिलने की जो गुंजाइश है कि नहीं है। देखो, कानून में बड़ा लिखा हुआ है कि जब आप पैसा रिकवर करते हैं तो किस प्रायोरिटी से पैसा लौटाया जाता है। एम्प्लॉयज काफी देर से आते हैं उस लिस्ट के अंदर में, लेकिन अगर पैसा आ सकता है तो मेरा ये मानना है कि सरकार को थोड़ा जनरॉसिटी शो करनी चाहिए। एम्प्लॉयज अफेक्टेड पार्टी है। 1200 करोड़ रुपए कर्नाटक हाईकोर्ट के पास जमा हुए हैं, कुछ रिकवरी SBI ने की है। क्या एम्प्लॉयज की सैलरीज उसमें एक प्रायोरिटी नहीं बन सकती? ये तो अलग सवाल है। जयंत गुप्ता जी, जो सवाल में जितेंद्र भार्गव से पूछ रही थी, अगर कल प्रूव भी हुआ कि बैंक्स ने गलत तरीके से लोन दिया, उन्होंने बकवास कोलैटरल पर लोन दिया, ये कैसे प्रूव होगा कि विजय माल्या ने उस पैसे का गैर इस्तेमाल पर्सनली किया? क्योंकि अब तक इतने सालों में कुछ मिला नहीं है किसी को। बता देगा वो तो फाइनेंशियल ऑडिट है ना। ये सवाल जयंत गुप्ता के लिए सवाल है, और अगर इतना आसान है जैसे संजय झा कह रहे हैं, अब तक के सामने क्यों नहीं आया है? जयंत गुप्ता जी, क्योंकि मेरा ये कहना है कि देखिए, जो पैसे की रिकवरी अगर होगी तो अगर आप लॉ के हिसाब से जाए तो सबसे पहले जो स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज होती हैं उसका पेमेंट होता है और वर्कर्स की सैलरी होती है, उसके बाद बैंकों का नंबर आएगा अगर हम लोग लिक्विडेशन पे जाते हैं। लेकिन यहाँ लिक्विडेशन का सवाल है, यहाँ पे एक बैंक जो है अपना केस लड़ रहा है और अगर केस के तहत जाके अगर बैंक को पैसा मिलता है तो पूरा बैंक के पास रहेगा, उस पर एम्प्लॉयर सरकार का कोई हक नहीं आएगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो सब लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं कि पैसा जो डूब रहा था तो और पैसा क्यों दिया, तो इसमें हमको एक चीज ध्यान दोगी कि जो एयरलाइन है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है और दूसरे उसके साथ बहुत सारे लोगों के रोजी रोटी जुड़ी हुई थी, तो हमेशा ये कोशिश होती रिवाइव की जाए। और जब ये देखी जाती कि बाकी एयरलाइन चल रही हैं, अकेली इसको तकलीफ है, तो थोड़ी कोशिश करी जाती है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि यहाँ पे कैरेक्टर का इश्यू है। जो बोरोवर था उसने अपना धर्म नहीं निभाया और एयरलाइन घाटे में चली गई। बाकी जो अगर बोरोवर है, बाकी एयरलाइन ने अपनी एयरलाइन ढंग से चलाई तो वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। नहीं तो ये इसमें आप इंटेंट कैसे? ये बहुत सिंपलिस्टिक जवाब हो गया है कि आप देखिए, एयरलाइन इंडस्ट्री टफ इंडस्ट्री है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से किंगफिशर चलाई जा रही थी, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और रिकवरी ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट माइनस थी। कोई गुंजाइश नहीं थी ये प्रॉफिट बनाने की है। विजय माल्या ने एयरलाइन ऐसी चलाई है। प्रधानमंत्री जी से व्हाट अबाउट किंगफिशर को एक साइड छोड़िए, फर्स्ट ऑफ ऑल विजय माल्या की लाइफस्टाइल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वन थिंग, किंगफिशर वाज एन एक्सीलेंट एयरलाइन। यस, इट वाज एन एक्सेप्शनल एयरलाइन, इट वाज मार्केटेड वेरी वेल। तमन्ना, मेरी एक विनंती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। Captain, please, Captain, let me talk. Captain, let me talk. Kingfisher was an excellent airline. It was an exceptional product. The way it was, and the public loved the airline. The load factors were always very good.
Unfortunately, I don't think Kingfisher could sustain Dr. Malia's lifestyle. The margins in an airline business are very, very thin. You cannot afford mistakes. There were too many mistakes. Pervez, there is one point that you cannot overlook. जी एक अच्छी एयरलाइन क्यों थी? क्योंकि आप कह रहे थे एयर होस्टेस को कि आप चश्मे भी साफ करिएगा। No. It was a very good product. The fact we is, cannot ever deny the fact. if you spend money, numbers didn't add up. मेरा सवाल है कि अगर तमन्ना एक मिनट, जस्ट कंप्लीट। देखो इनकी बात सही है। तमन्ना जी सच्चाई यही है कि वो तो लोग एक अच्छी एयरलाइन, जब आप पैसा खर्च रहे हैं तो स्वाभाविक है कि एक अच्छा प्रोडक्ट आएगा, लेकिन इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। क्या आप नहीं, मैं वो पहले क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। इससे साफ जाहिर था कि किंगफिशर अपने ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवर नहीं कर सकता है, और जब वो नहीं कर सकता तो क्यों और लोन दिए जा रहे थे? ये अकाउंटिंग फिनोमेना मुझे समझाइए कि एक तमन्ना, मेरी एक विनती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। ओके, ये एक बैंकरप्ट आदमी, कृपया मुझे वो कहने दीजिए। कैसे हो सकती है? संजय झा, अरे एक मिनट जरा सुनिए आप। देखिए तमन्ना जी, मैं इतना ही बताऊंगा, मैं दो बात जल्दी बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि एयरलाइन इंडस्ट्री को उस समय बहुत मुसीबत में गई, हर एयरलाइन को नुकसान हुआ क्योंकि 2008 में ग्लोबल रिसेशन हुआ था। तो इसका असर ढेर सारे एयरलाइंस में हुए, और जो एयरलाइंस 2-3 साल पहले शुरू हुए थे उनके लिए इट वाज अ फाइनेंशियल ब्लीड, और ये सच्चाई है। दूसरी बात मेरा गोपाल जी के लिए है। देखिए, यदि एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, अदानी जी का यदि एंटरप्राइज टॉप 10 डिफॉल्टर्स हैं और वो खुलेआम विदेश में घूमते रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं टूर में, तो आप ये क्या मैसेज भेज रहे हैं? यही क्रोनी कैपिटलिज्म का मैसेज है जो भारतीय जनता पार्टी को आज आप कह रहे हैं कि किंगफिशर और विजय माल्या पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। किंगफिशर और विजय माल्या पर एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्या ऐसा कह रहे हैं आप? हम तो यही कह रहे हैं कि ये नहीं, हम कहा कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि कार्यकाल में हुआ है। पॉलिटिक्स से बख्श दीजिए संजय जी, ये सब आपके कार्यकाल में हुआ है। एक मिनट, गोपाल कृष्णा हमारे यदि बैंक से कुछ किंगफिशर को सारे के सारे लोन यूपीए राज में मिले हैं, बताना पड़ेगा। किंगफिशर को, अरे किंगफिशर हमारे टाइम में शुरू हुआ था तो फिर वो एनडीए के टाइम में थोड़ा ही होगा। और ये कहना कि सारी एयरलाइन प्रॉब्लम थी, गलत होगी। विजय माल्या ने एक बात कहने दीजिए। इसलिए अंत में देखिए कि कितने अलग अलग, मुझे प्लीज एक बात कहने दीजिए। एक बात अंत में, यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, आपको मालूम हो जाए फ्रॉड हुआ है, और ये फ्रॉड ऐसा नहीं लगता है कि बस एक आदमी ने आइडिया करके ये फ्रॉड कर लिया है। समय समाप्त हो गया, हमने आपकी बात सुनी कैप्टन वाघ, और सहानुभूति है किंगफिशर के एम्प्लॉइज के साथ, जिसके बारे में आज कोई नहीं सोच रहा है। इससे सीएनबीसी आवाज, आपकी आवाज लोगों तक पहुंचा रहा है। हम बस उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा तो फेयर प्ले यहाँ पर हो, थोड़ी सी रिकवरी हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज के खास आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।